Now today we will discuss some of the important concepts that you need to know. Like, what do you mean by constitution? See, a constitution means a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of the state and declares the principles governing the operation of those organs. This document is called the constitution and it is considered the supreme law of the land. Alright? Popularly, it is understood that the constitution is suprema lex, supreme law of the land. अब सवाल उठता है कि स्टेट क्या होता है? See, a state is defined in international law as an independent political entity occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and preservation of internal order. ये popularly international law में state की definition है. The most important characteristic of a state is sovereignty. ठीक है, sovereignty सबसे important characteristic होती है state की. अगर कोई state sovereign नहीं है तो वो फिर हो सकता है कि वो state ना हो. अब एक चीज़ जानिए, हम जब इंटरनेशनल लॉ में टर्म स्टेट की बात करते हैं और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्टेट की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, मैं एक एक करके सारे डेफिनेशंस की बात करूँगा, ये आपको जानना ज़रूरी है. अब चलिए, स्टेट आ गया. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, चाहे उसकी जो भी रेंज हो, it becomes necessary for any state, चाहे वो जो भी state हो वर्ल्ड में, to establish a certain basic organ or agents or instrumentalities which act on its behalf and through which the state can function and operate. All the people in the state cannot combine and operate together all the time to achieve the desired goals. इतना आप समझते हैं तो आप जानते हैं कि state की कुछ मशीनरी होती है. ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ होती हैं स्टेट की जो स्टेट के बिहाफ पे उसकी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करती हैं. ठीक है, तो जैसे 3 सॉवरेन फंक्शंस होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल. ठीक है, 3 सॉवरेन फंक्शंस ये होते हैं. कौन करेगा, कैसे करेगा, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिटरमाइन करता है. ठीक है, क्योंकि स्टेट के जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एडहॉक या टेम्परेरी बेसिस पे नहीं चलते हैं. उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं विच रेगुलेट इट्स बेसिक्स इंस्टीट्यूशन. ठीक है, उस बेसिक इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करते हैं, उस बेसिक इंस्टीट्यूशन को वो गवर्न करते हैं. तो ये जो नॉर्म्स होते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनका फंक्शंस, उनका ज्यूरिसडिक्शन, द जस्टिफिकेशन ऑफ पावर, द लिमिट्स ऑफ पावर एसेट्रा, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का एक पर्पस ये भी है टू हैव द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट विच इज लाइकली टू एंड्योर थ्रू विसिसिट्यूड्स ऑफ अ नेशन. नाउ स्पीकिंग जनरली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री सीक्स टू एस्टैब्लिश इट्स फंडामेंटल और बेसिक or apex organ of the government and administration, describe their structure, composition, powers and principal function, and define the interrelationship of these organs with one another and regulate their relationship with people, more particularly the political relationship. ये सारी चीज़ों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अथॉरिटीज़ का मेंशन है वो सारी प्रिंसिपल या बेसिक अथॉरिटीज़ कहलाती हैं कि जो होनी चाहिए, विच आर इंडिस्पेंसिबल. अब किसी कंट्री में जुडिशरी ना हो, आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी कंट्री में लेजिस्लेचर ना हो, आप इमेजिन कर सकते हैं. तो ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है. तो जब ये होते हैं तो इनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्या कॉम्पोजिशन होगा, क्या शक्तियाँ होंगी, क्या स्ट्रक्चर्स होगा, क्या प्रिंसिपल फंक्शन होंगे, इंटर रिलेशनशिप इन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विद वन अनदर क्या होगी, और पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद पीपल क्या होगी. ये सारी चीज़ें सब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है. अब एक बात का ध्यान रखिए, जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
इट इज़ ब्रॉडर देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन. अभी मैं इस पे आऊँगा, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा, अभी रुक जाइएगा. पर और अभी इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ ब्रॉडर देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, simply because of the reason that constitution, its conventions, its judicial decisions, and all the laws which are made due to the constitution are covered within the sphere of constitutional law. तो जो constitutional law है ये broader है constitution से. जब भी हम बोलते हैं ना constitutional law, तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं. हम कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन की भी बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर टेक्स्ट की भी बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू से उससे अगर कोई रिलेटेड लॉ बना है तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस की भी बात कर रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है, प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं. तो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ is of much broader connotation than the term constitution. So once again we come to the definition. What is a constitution? It is a unique legal document which enshrines a special kind of norm and stands at the top of the normative pyramid. मैं थोड़ा टेक्निकल होके बोल रहा हूँ पर अभी मैं उसको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा. अभी सुनिएगा. ये A constitution is a legal document, unique legal document. It enshrines a special kind of norm and stands at the top of the normative pyramid. It is difficult to amend and it is designed to direct the human behavior for years to come. It shapes the appearance of the state, its aspirations throughout the history, and it determines the state's fundamental political views. It lays the foundation for its social values. It determines its commitments and orientation. आसान शब्दों में इसको कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पहली बात तो सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है. उसका एक फीचर ये होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अमेंड करना एज़ कम्पेयर टू अदर स्टैट्यूटरी लॉज. उसका काम होता है कि वो ह्यूमन और स्टेट का बिहेवियर डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स अचीविंग सर्टेन गोल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है. और कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा प्राइमरी पर्पस ये होता है कि वो उस स्टेट की या उस कंट्री की जो सोशल वैल्यूज हैं उसका फाउंडेशन होता है. और साथ ही साथ वो ये भी डिटरमाइन करता है कि अब कमिटमेंट्स क्या होंगे उस कंट्री के और उस कंट्री के ओरिएंटेशंस क्या होंगे. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब एक चीज़ जानिए, मतलब आप जान ही चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द कंट्री कंसिस्ट बोथ लीगल एज वेल एज नॉन लीगल नॉर्म्स, है कि नहीं. लीगल नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट्स and if such norm is violated the court can give relief and redress. On the other hand, non-legal norms arise in the course of time as the result of practices followed over and over, है ना. Such norms are known as conventions, usage, customs and practices under the constitution, ठीक है. There may be nothing in the constitution sanctioning these conventions, nevertheless they exist. So in the words of Jennings, he is a well-known jurist, and I quote, thus within the framework of the law there is room for development of the rules of practice, rules which may be followed as consistently as the rules of law which determine the procedure which the men concerned with government follow. According to Keaton, also a well-known jurist, the conventions of the constitution are unwritten principles which, though they could never be enforced as law in the courts, are nonetheless rules, since in fact the players of the constitutional game do observe them. For if they are not observed, the constitutional game would immediately degenerate into a political fracas, or worse still, a bloody revolution. The sanction behind conventions, अब कीटन का कोट खत्म हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. The sanction behind convention is mostly political or public opinion, as Chief Justice Ahmadi once said and observed about the growth of conventions, that conventions grow from long-standing accepted practice or by agreement in the areas where the law is silent, and such a convention would not breach the law but fill the gap.
So the constitutional conventions provide the flesh which clothes the dry bones of the law. तो ये जो कन्वेंशन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल पता है कहाँ पे प्ले करते हैं? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्ले करते हैं रादर देन इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उतने ही रेलेवेंट होते हैं. अब जनरली कन्वेंशंस के लिए कहा जाता है कि दे मे नॉट लीड टू एनी कोर्ट केस एंड आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, बट इंस्टेंसेस हैं इंडिया में जहाँ पे कन्वेंशंस रिकॉग्नाइज भी किए गए हैं और कोर्ट ने उन्हें अप्लाई भी किया है. ठीक है, और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अब्रॉड भी है. तो इंडिया में जो केसेस हैं उनका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अभी बाद में हम उस केसेस पे आएंगे. वहाँ पे कन्वेंशंस रिकॉग्नाइज भी किए गए, उन्हें इन्फोर्स भी किया गया. ठीक है, तो ये जो केसेस जो इंडिया के हैं, तो ये आप तो आपको सीधे एग्जांपल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस डू इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजंस एज वेल टू सम एक्सटेंट. और with the judicial recognition of the conventions, distinction between law and convention has become blurred in the course of time. Similarly, जो foreign countries में है, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे अटॉर्नी जनरल वर्सेस जॉनथन केप लिमिटेड, वहाँ पे भी कन्वेंशंस रिकॉग्नाइज किए गए थे. मैं उनके फैक्ट्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक बात प्रूव कर रहा हूँ कि हाँ, कन्वेंशंस रिकॉग्नाइज भी किए गए थे और उनको इन्फोर्स भी किया गया था. अभी जो यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी और शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ये अभी जब मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा हूँगा, आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को मैं क्लब करके पढ़ाऊँगा, तब ये दोनों केसेस बहुत रेलेवेंट होते हैं. तब मैं वहाँ पे बताऊँगा ही, तो टेंशन मत लीजिएगा कि मैं अभी इसके फैक्ट नहीं बता रहा. अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कन्वेंशंस किस तरीके से यूज़ हुए थे, रिकॉग्नाइज भी हुए थे और इन्फोर्स भी किए गए थे, अप्लाई भी किए गए थे. ठीक है, आपको एक इलस्ट्रेशन और देता हूँ कि देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ रहा था. ठीक, अब कॉलेजियम सिस्टम पे अभी नहीं जाते. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या था? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ये था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करते थे, कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो कन्वेंशन ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिन लोगों का नाम रेकमेंड किया है वो एज इट इज फॉलो होगा. ठीक है, ये कन्वेंशन बिल्ड होता आ रहा था कई सालों तक. ऑफ कोर्स आफ्टर इंदिरा गांधी दिस कन्वेंशन was put to an abrupt end, but later Supreme Court revived it. कंसल्टेशन को कॉन्करेंस पढ़ लिया, लेकिन किस बेसिस पे? इसी बेसिस पे कि द कंसल्टेशन बाय द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वाज डीम्ड टू बी कॉन्करेंस. अभी मैं उसकी टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा, लेकिन ये जो कन्वेंशन था ये एग्जिस्ट करता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नाम रिकमेंड कर दिया और नाम जो भी रिकमेंड किया है अब वो पत्थर की लकीर है. ठीक है, उसको हिलाया नहीं जा सकता. तो कंसल्टेशन को जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सोचते थे कि एक बार उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई नाम रेकमेंड कर दिया तो उनका से फाइनल है. ठीक है, ये इट वाज ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसलिए नहीं क्योंकि उनका ऑफिस इंफीरियर है, इट वाज ड्यू टू द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन तब बन रहा था. ठीक है, और बनता आया भी था. और ये रुका तब जब केशव नंद भारती का जजमेंट आ गया और उसके बाद कई जजेस सुपरसीड कर दिए गए. खैर, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जब जजेस ट्रांसफ़र केस बताऊंगा ना यूनियन जुडिशरी पे, तब इन सब केसेस की चर्चा करेंगे, अभी नहीं. तो आप जान सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हो गया. नेक्स्ट बात पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड करती है. ठीक है, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस नज़रिए से देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और द सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर? ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही जुडिशियल
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का सोर्स है, ठीक है, तीनों ही शक्तियों का सोर्स वो अकेले है। इसीलिए जब आप केल्सन का जो कंसेप्ट है ग्रैंड नॉर्म का जब इंडिया पे अप्लाई करेंगे तो इंडिया में कौन सा लॉ ग्रैंड नॉर्म है? द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इज द पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ इन आवर कंट्री, द ग्रैंड नॉर्म द बेसिस ऑफ द लीगल सिस्टम इज द ग्रैंड नॉर्म इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है। ये केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ से कंसेप्ट निकला है ग्रैंड नॉर्म। अब जूरिस्प्रूडेंस में नहीं जाते हैं ज़्यादा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा लॉ ग्रैंड नॉर्म है। अब जरा कोर्ट्स के रोल पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो उसमें कोर्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। पहले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट एम्बॉडीड इन वन कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। It is passed down in several statutes which define some constitutional principles. फिर कोर्ट्स डिसीजन है, फिर कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं, फिर कन्वेंशन और यूसेजेस हैं, वो कंबाइंड टुगेदर इट इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। अब एक जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वो है सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, विच मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ and no distinction is drawn between ordinary law and the constitutional law for that purpose. The cornerstone of British constitution, the principle of sovereignty of the parliament, is in itself nothing more than a concept based on a tradition which is recognized and enforced by the courts. अब इसकी भी political history है, उस पर खैर कभी बाद में चर्चा करेंगे, पर मैं ब्रीफ में कुछ चीज़ें बता देता हूँ उसको लेके कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के पहली बात तो जान लीजिए कि 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज कंसर्निंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। नो पार्लियामेंट कैन बाइंड अ फ्यूचर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो वो कह दे कि अगली पार्लियामेंट जो आएगी वो उसे रिवर्स या चेंज नहीं कर सकती, ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, अ वैलिड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनड बाय द कोर्ट, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकर। इसीलिए वहाँ पे जो ब्रिटेन है वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इनकॉम्पैटिबिलिटी चलता है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू में वहाँ की कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है दैट दे कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ, दे कांट। अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी शुरुआत से नहीं थी, ठीक है, ये कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ है और उसमें कोर्ट्स ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। कोर्ट्स का रोल इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस बात पे तो एक बार तो किंग और पार्लियामेंट में वॉर भी हुआ था लगातार, जिसको कहते हैं ना लिटरल वॉर हुआ था। खैर, देर वॉज दिस इम्पॉर्टेंट जजमेंट कॉल्ड द केस ऑफ प्रोक्लेमेशंस, ठीक है। इसमें चीफ जस्टिस कोक का एडवर्ड कोक का सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। इस केस में जो मोनार्क था, पहले तो मोनार्क ऑल पावरफुल हुआ करता था, ऑल पावरफुल सुप्रीम, उसको लेके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक डिसीजन था, जो जस्टिस कोक बैठे थे, उन्होंने बोला कि किंग कैन नॉट चेंज एनी पार्ट ऑफ कॉमन लॉ नॉर क्रिएट एनी ऑफेंस बाय हिज प्रोक्लेमेशन विच वॉज नॉट एन ऑफेंस बिफोर विदाउट पार्लियामेंट। इस केस की वजह से ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ कि मोनार्क अगर लॉ बना सकता है तो सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू बना सकता है, वो खुद से नहीं बना सकता। तो इसमें मोनार्क की पावर को धीरे धीरे विटल डाउन करने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स एज अ पार्लियामेंट एज अ होल का पूरा रोल रहा है, ठीक है। बड़ा ही पॉलिटिकल और लीगल कंसेप्ट रहा है ये द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, कि कैसे मोनार्क की पावर डाउन हुई, पार्लियामेंट की पावर उठती चली गई। इसमें कोर्ट्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। और सबसे अमेजिंग बात है केस ऑफ प्रोक्लेमेशंस के बारे में कि अभी हाल ही में ये फिर मेंशन हुआ था एज अ प्रेसिडेंस 400 साल बाद। इनफैक्ट मैं बताता हूँ ये जजमेंट था कब का। ये जजमेंट डिसाइड हुआ था 1610 में, ठीक है, 1610 में। और अभी ब्रेग्जिट आपने सुना होगा कुछ सालों पहले, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, वहाँ के यूके के हाई कोर्ट ने, और जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था, यूके के सुप्रीम कोर्ट ने, अब प्रेजेंट सिचुएशन में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स
हाउस ऑफ लॉर्ड्स से का जो जुडिशियल विंग था वो वहाँ का यूके का सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड इज नॉट द जुडिशियल विंग, अब जुडिशियल विंग अलग हो चुका है। तो ब्रेक्जिट के कॉन्टेक्स्ट में केस का नाम है आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन। 2017 में ये साइट हुआ, जिसमें जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करते हुए ओवर द एग्जीक्यूटिव एक्शन द हाई कोर्ट सेड that the government did not have the right to rely on the royal prerogative to serve a notice pursuant to article 50 of the treaty on European Union triggering the formal process for UK to leave EU। मतलब ब्रेक्जिट का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट रॉयल प्रेरोगेटिव पे रिलाई करते हुए नहीं कर सकती, इसके लिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि उस वक्त थी नहीं, ठीक है। तो बिना एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के रॉयल प्रेरोगेटिव एक्सरसाइज करके यू कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन, और उस पर्पज़ के लिए आप रॉयल प्रेरोगेटिव पे रिलाई नहीं कर सकते। इस कंक्लूजन पे आने के लिए यही 400 साल पुराना जजमेंट कोर्ट हुआ है, द केस ऑफ प्रोक्लेमेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नॉलेज बहुत अच्छी रहे। अब वापस थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रिटेन की तो बात कर ली कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी खास तौर से इंपॉर्टेंट होती है। जजेस का रोल क्या है? सो लेट मी कोट एल्बर्ट वेन डाइसी, जिनको पॉपुलरली एवी डाइसी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इन हिज सेलिब्रेटेड क्लासिक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पेज 116 में बोला कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इन शॉर्ट इज अ जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट बेयर्स ऑन इट फेस ऑल द फीचर्स गुड एंड बैड ऑफ द जज मेड लॉ। तो ये है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द जज, जो मैं एक लाइन से बता सकता हूँ। अब आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि आप कहेंगे चलिए वहाँ का तो जज का रोल बहुत ज़्यादा है, पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है? अब देखिए, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट्स आउटलुक एंड एक्सप्रेशन एज परसीव्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेंस मस्ट बी डायनेमिक एंड इट शुड कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। ये तो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वरना कॉन्स्टिट्यूशन तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एकदम रिडंडेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो लोग जिस टाइम पे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं वो उस एरा के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करें। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक और फंडामेंटल्स तो अनअल्टरेबल होते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स उसके हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो डायनामिक होते हैं, और इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के फेवर में इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो कोर्ट्स जनरली आर regarded as interpreters as well as guardians of the constitution. Hence it is for the courts to scrutinize every act of the government with the view to ensure that it is in conformity with the constitution. If a law is passed by the legislature or act is done by executive which is inconsistent with the constitutional provisions, the court will say so and declare the law or the act as unconstitutional and void. ऐसा इंडिया में भी है और ऐसा यूएसए में भी है। ओरिजिनली जो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन है वो यूएसए से आई है, मैडिसन वर्सेस मार्बरी की जजमेंट से। लेकिन जब मैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फिर बताऊंगा कि उसका एक ओरिजिन और है, और वो हो सकता है ब्रिटेन ही हो। खैर, in a written constitution, it is the obligation of the judiciary to see that the constitution is not violated by any governmental organ, and hence the judiciary for that reason is called the guardian and protector of the constitution. Judicial review has come to be regarded as an integral part of the written constitution, and the courts thus play a much more creative role under a written constitution than they do so under an unwritten constitution. In a written constitution, courts not only interpret ordinary laws and do justice between man and man, they also give meaning to the cold letter of the constitution, and this may at times vitally affect the constitutional process of the country. अब जब भी सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में जो शब्द यूज हुए हैं उसका मतलब क्या है, तब ये सवाल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।
So in the ultimate analysis, the world of the apex court as to what the constitution means always prevails. And the role of judiciary in case of USA has been underlined in the following words by Charles Edwin Hughes, who later became a Supreme Court Chief Justice. And he said, "We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is." Dowling emphasized that the judicial role in USA is the study of constitutional law may be simply described as, in general terms, the study of the doctrine of judicial review in action. तो इतने ग्रैंड शब्दों में जुडिशरी का महिमा मंडन हो रहा है यहाँ पे. मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि अल्टीमेटली सिंस द लॉ जिसकी जो मीनिंग होती है वो वही होती है जो जज कहता है, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं जुडिस एस लेक्स लोकेंस, द जज इज द लॉ स्पीकिंग. तो जजेस जो इंटरप्रिटेशन देते हैं लॉ का वही लॉ होता है. ठीक है, लेजिस्लेचर ने एक बार एक्ट पास कर दी, अब लेजिस्लेचर मीनिंग नहीं बता सकता कि उसकी एक्ट की मीनिंग क्या है. मीनिंग बताना जज का काम है, इंटरप्रेट करना जज का काम है. तो एक बार जज ने बोल दिया लॉ का मतलब ये है, तो लॉ वही है और वैसे ही फॉलो होगा. अब ये अपनी तरफ से मैं कमेंट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन इन लोगों ने किया है, लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है. जब रोल ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट जितने भी अमेंडमेंट कर ले, पार्लियामेंट ने सुपर अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में. 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 जजेस ने वॉइड कर दिया उसे, कह दिया कॉलेजियम चलेगा. उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर था जजेस को अपॉइंट करने का, उन्होंने बोल दिया कि चलिए आप 99 गवर्नमेंट का पॉइंट था कि चलिए आप 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शट डाउन कर दीजिए. लेकिन फिर भी जिस बेसिस पे आपने इंटरप्रिटेशन किया था कॉलेजियम सिस्टम का वो बेसिस ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी हैव द पावर टू सेट द क्लॉक बैक, एंड दे डिड सेट द क्लॉक बैक, और उन्होंने रिवाइव कर दिया वही पोजीशन. खैर अगेन ये टॉपिक वही है, यूनियन जुडिशरी जब पढ़ाएंगे तो एनजेएसी केस बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो एक्चुअली. वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट की द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पूरे फुल फॉर्म में दिखती है. तो कोर्ट्स का रोल हो गया. अब दूसरा सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का. अभी मैं जनरली वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली बात करेंगे. पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा खास फीचर ये होता है कि उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है अमेंड करने का. वो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है and it is more rigorous than passing an ordinary law. Hence, when the constitution is amended, it is called the amendment is through a constituent process as distinguished from ordinarily legislative process. There's a written constitution is often characterized as rigid when contrasted with an unwritten constitution which is called flexible. Unwritten constitution को flexible इसलिए कहते हैं क्योंकि ordinary legislative power से amend हो सकता है. However, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज ही अमेंड कर सकती है. तभी आर्टिकल 368 को आप पढ़ेंगे कभी तो उसमें क्या है, कौन एक्सरसाइज करता है, कंस्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट. और वहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर का मेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती. इट इज ऑलवेज द कंस्टिट्यूएंट पावर विच हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. कभी भी लेजिस्लेटिव पावर से अमेंड नहीं कर सकती. अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारे कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत मज़ेदार डिस्कशन है ये. खैर आगे बढ़ते हैं. Thus, a written constitution is often characterized as rigid when contrasted with an unwritten constitution which is characterized as flexible. ठीक है, as it can be changed by ordinary legislation. मतलब जनरली ये कहा जाता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और बड़ी खास बात होती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर which is functioning under a written constitution cannot claim for itself unlimited power to do what it likes. It has become fashionable for certain politicians in India to say that Indian parliament is sovereign. It is not. मैं जजमेंट बताऊंगा लाइन से, पर Indian parliament is not sovereign. ये जो कंसेप्ट है ना अभी बाहर निकाल दीजिए.
So it has become fashionable for the politicians in India to say that Indian parliament is sovereign, meaning that it can do whatever it desires. Such an assertion is not realistic. Parliament is sovereign to the extent that India is a sovereign country, and that is not subject to any external power. But Indian parliament is not sovereign if it means that it has uncontrolled power to do what it likes. Since parliament functions under a written constitution, it has to observe the restriction imposed upon it by the constitution. It can only do what the constitution permits. It cannot do what constitution prohibits. Similar is the position for executive. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की इससे एक और खास बात पता चलती है कि इट हैज़ द पावर टू पुट फॉर्मल रिस्ट्रेंट्स अपॉन द अब्यूज ऑफ द पावर बाय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन क्वेश्चन. ठीक है, हमारे यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है. अब एक कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. इसका क्या मतलब है? बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये. सी, बिसाइड द constitution, there is also an important concept of constitutionalism. Modern political thought draws a distinction between constitutionalism and constitution. A country may have the constitution, but not necessarily constitutionalism. For example, a country with dictatorship where the dictator's word is the law or the supreme law can be said to have a constitution, but there is no constitutionalism. The underlying difference between the two concepts is that constitution ought not to merely confer the power on the various organs of the government, but also seek to restrain those powers. Constitutionalism recognizes the need for government but insists upon the limitation being placed upon the government's power. Constitutionalism envisages checks and balances and putting the powers of legislature and executive under some restraint and not making them uncontrolled and arbitrary. Unlimited power jeopardizes the freedom of people, as has been well said, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. If the constitution confers unrestrained power on either of the legislature or executive, it might lead to an authoritarian oppressive government. Therefore, to preserve the basic freedoms of the individual and to maintain the dignity and to maintain his dignity and personality, the constitution should be permeated with constitutionalism. It should have some inbuilt restrictions on the power conferred by it on government organs. So constitutionalism connotes in essence limited government or limitation on the government. Constitutionalism is antithesis to arbitrary power. Constitutionalism recognizes the need for the government with powers, but at the same time insists that limitations be placed on those powers. The antithesis of constitutionalism is despotism. Unlimited power may lead to an authoritarian, oppressive government which jeopardizes freedom of people. Only when the constitution of the country seeks to decentralize power instead of concentrating it at one point and also imposes other restraints and limitations thereon, does a country can be said to have not only a constitution but also constitutionalism. अच्छा, आप कैसे पता करेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करता है या नहीं? देखिए, कुछ फीचर्स होते हैं जो आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, the doctrine of separation of powers, free elections to the legislatures, accountable and transparent democratic government, fundamental rights of the people, federalism, decentralization of power are some of the principles and norms which promote the constitutionalism in the country. ठीक है, अब जरा आ जाते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे. See, on 29th August 1947, a drafting committee was formed under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. It formed a draft constitution which was put before the Constituent Assembly, which was a statutory sovereign body formed in 1946 by the British, which got plenary powers to frame the constitution to suit the genius of people of India. So, the draft constitution was thoroughly discussed in the Constituent Assembly, and the members of the Constituent Assembly proposed 7,635 amendments,
and 2473 amendment resolutions were discussed. तो कितने amendments propose हुए? 7635 and 2473 amendment resolutions पे discussion हुआ. And many provisions of Government of India Act 1935 were incorporated in the Constitution. An objective resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru, which laid down the objectives of the Constitution to be framed by the Assembly. Sir Benegal Narsingh Rao was the constitutional advisor to the Constituent Assembly. It took 2 years, 11 months and 18 days to make Indian Constitution. कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन. ठीक. On 26th November of 1949, the Constitution received the signature of the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, and was declared as passed. The provision relating to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions were given immediate effect from 26 November 1946. The rest of the Constitution came into force on January 26, 1950, and this date is referred to as the commencement of the Constitution. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है पर घिसा पिटा सवाल भी है. खैर इसका आंसर करना तो ज़रूरी है कि चाहे जैसा भी हो आंसर तो आना ही चाहिए आपको. खैर क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? पहला, द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो आपको पता ही चल गया होगा. इतने केस लॉ का डिस्कशन, इतने आर्टिकल्स का डिस्कशन, तो भाई हमारा तो लेंथीएस्ट साइज तो होगा ही कॉन्स्टिट्यूशन का. So our constitution is the lengthiest constitution ever given to any nation in the world. It is a very comprehensive document and includes many matters which could legitimately be subject matters of ordinary legislation or administrative actions. This happened because Government of India Act 1935, which was after all basically a statute, was used as a model and an initial working draft, and large portion of it got reproduced in the constitution. The size and the complexities and the diversities of Indian situation also necessitated several special, temporary, transitional and miscellaneous provision for certain regions of the country or classes of people. तो हमारा जो साइज है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा है. ठीक, ये पहला सेलिएंट फीचर है. दूसरा, हमारा क्या टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ओरिजिनली इट कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. प्रेजेंटली इट कंटेन्स 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो इस पे ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक रिजिड प्रोसेस है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक फ्लेक्सिबल आसान प्रोसेस है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिट ऑफ बोथ. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड flexible is in as much it contains certain provision of the constitution which can be amended by ordinary legislation by simple majority in the House of Parliament, and other provisions that can be amended by special majority. And there is a third procedure where the special majority plus the consent of the state, at least 50% consent of the state is required under Article 368. फिर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रेफरेंस है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का प्रेफरेंस है? आंसर इज इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड इट हैज चोजन व्हाट? इट हैज चोजन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, इंडिया रिपब्लिक भी है. दैट इज द सुप्रीम पावर रेस्ट इन ऑल द सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट, दैट इज द इलेक्टोरेट, and it's exercised by the representative elected directly or indirectly by them, by the public, and those persons who are elected are responsible to the public. The head of the republic is called the president, in whom the executive powers vest and in whose name all the executive action is carried out. He is also the supreme commander of the armed forces. However, unlike the US president, the Indian president is only the nominal head. ठीक है, और he can also be called the constitutional head of the executive, as he acts only with the aid and advice of the real political executive, which is the council of ministers. और council of ministers का head कौन है? प्राइम मिनिस्टर. council of minister किसको क्या कहते हैं? अकाउंटेबल होते हैं
लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा. So following the Westminster pattern, the Constitution of India is basically adopted both at the union and state levels, the parliamentary system of government and ministerial responsibility to the popular house, as against the US system of presidential government with separation of powers and nearly an irremovable president as the chief executive for a fixed term. In the US system, the president chooses his team of ministers from amongst the citizens at large, and the ministers are not the members of the legislature, while in the parliamentary system the ministers are from the parliament and remain the part of it and are responsible to the house of people. The parliamentary system may be said to be laying a greater stress on the concept of responsibility of the executive, while presidential system obviously promotes more stability of the executive. It would however be wrong to assert that we have adopted the British parliamentary system in total. There are several fundamental differences and departures. To name a few, the UK constitution is still largely unitary, while ours is largely federal in nature. UK मतलब in UK they are a monarchy with a hereditary king, while we are a republic with elected president. Unlike the British, we have a written constitution and our parliament therefore is not sovereign and legislation passed by it are subject to judicial review. यूके में आप जानते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का हेड हमेशा किंग ही होता है, ठीक है, वो हमारे से नहीं जा सकता, कॉमन पब्लिक से आप वहाँ के किंग नहीं बन सकते, ठीक है, किंग इज ऑलवेज हेरेडिटरी इन नेचर. Our constitution also includes a charter of justiciable fundamental rights which are enforceable by the courts, not only against the executive but also against the legislature, unlike in UK. UK में legislative action पे courts कोई भी check नहीं लगा सकते. So in a highly pluralistic society with India's size and diversity and with many pulls of various kind, the founding fathers believed that the parliamentary form was the most suited form for accommodating a variety of interest and building a united India. Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that the draft constitution in recommending the parliamentary system of executive has preferred more responsibility to more stability. हमने responsibility का ज़्यादा preference दिया है than to stability. ठीक है, अब इसकी वजह से हंग पार्लियामेंट्स होते हैं, कोलिशन पार्टीज बनती हैं, आप हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर हमने फोकस किस पे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. खैर अभी इंडियन पीपल को थोड़ा और ज़्यादा सजग होना है जिससे हम लोग वो रिस्पॉन्सिबल वाला पार्ट अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ, क्योंकि हम ही अपने एमपीज़ और एमएलए से सवाल ही नहीं पूछते, हम तो सीधे चढ़ दौड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जवाब दें. अरे आप अपने लोकल एमएलए से पूछो जिसको आपने इलेक्ट किया है. आप जब उससे सवाल पूछना शुरू करोगे तभी तो दाल गलनी शुरू होगी ना. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हु इज योर लोकल एमएलए, हु इज योर लोकल एमपी. यू मस्ट फर्स्ट होल्ड देम अकाउंटेबल. व्हेन यू होल्ड देम अकाउंटेबल देन यू कैन मूव अप द लैडर, है ना. वरना आपके लोकल एमपीज और एमएलए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएम की, हमारा तो काम है सिर्फ पैसा बनाना. ऐसा नहीं होता. आपको पता होना चाहिए कि आपका लोकल एमएलए कौन है, आपका लोकल एमपी कौन है. ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका लोकल एमएलए कौन है, उनका लोकल एमपी कौन है ना. तो जब भी आप किसी को वोट देते हैं तो देखिए आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या वो अकाउंटेबल है, क्या वो अप्रोचेबल है. अगर हाँ तो आप उसी से सवाल पूछिए, उसी से काम करवाइए. जब आप इन लोगों पे प्रेशर बनाएंगे तभी प्रेशर ऊपर तक पहुंचेगा. टॉप डाउन अप्रोच कभी भी सही नहीं रहती. फिर हमारे यहाँ क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है. देखिए यूएस में कहा जाता है जुडिशियल सुप्रीमेसी है और इंग्लैंड में क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. तो हमारे यहाँ क्या है, इन आर इंडिया Constitution has arrived at the compromise between the British sovereignty of Parliament and American judicial supremacy. We are governed by the rule of law, and judicial review of the administrative action is an essential part of the rule of law. Thus, courts can determine not only the constitutionality of the law but also the procedural part of the administrative action.
But since we have a written constitution and the powers and functions of every organs are defined and delimited by the constitution, there is no question of any organ, not even the parliament, being sovereign. कोई भी organ sovereign नहीं है. Both the parliament and the Supreme Court are supreme in their respective spheres. While the Supreme Court may declare a law passed by the parliament as ultra vires of the constitution, but the parliament too may within certain restrictions amend most part of the constitution. फिर है adult franchise. Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that by parliamentary democracy we mean one man, one vote. Almost as an act of faith, the founding fathers decided to opt for the universal adult suffrage, with every adult Indian without any distinction at once having equal voting rights. कि चाहे क्या क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं है, 18 के ऊपर है, इज एंटाइटल टू वोट. अब चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट एन एक्ट ऑफ फेथ है, एंड इट इज पर्टिकुलरली रिमार्केबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कि जहाँ पे वास्ट पॉवर्टी और इलिटरेसी है वहाँ पे ऐसा राइट सबको दिया गया है. अब याद रखिए जब हमारा इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया था ना, ब्रिटिश डोमिनियन था, सबके पास वोटिंग राइट नहीं थे. वोटिंग राइट होने के लिए क्वालिफाई करना होता था. यू शुड हैव बीन ग्रेजुएट, आपके एक सर्टेन लेवल का टैक्स भरना होता था, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती थी टू बी एंटाइटल्ड टू वोट. पर हमने सीधे आया और क्या बोला, वन मैन वन वोट. ये अच्छा भी है बुरा भी है, पर जो भी है वही हमारा ही है. फिर और क्या हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है सेक्युलरिज्म. सेक्युलर स्टेट है हमारा. So India has been declared to be a secular state because of its policy of non-discrimination towards any religion. All religion are held equally in high esteem by the state and there is no state religion, unlike in a theocratic state. फिर हमारा एक और यूनिक फीचर है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So fundamental rights are incorporated in part 3 of the constitution. They are justiciable in the fundamental rights of the individual again, which can be claimed against the state and are enforceable through the courts. Any law or executive action depriving an individual citizen of his freedom, for example, can be challenged in the Supreme Court or High Court. The Constitution also lays down the machinery and mechanism for the enforcement of these rights. In United States, the fundamental rights are expressed in absolute terms, but there can be no absolute individual rights, for the rights of each individual are limited at least by similar rights of other individuals. Supreme Court of United States had to find out and identify the legitimate restrictions on the fundamental rights, while our founding fathers decided to incorporate the restrictions within the relevant provisions of the fundamental rights themselves. ठीक है, ये तो आपको पार्ट 3 पढ़ते ही पता चल जाता है. फिर एक और यूनिक फीचर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंस्पायर्ड बाय आयरिश प्रेसिडेंट and are a unique feature of Indian constitution. So most of the socio-economic rights of the people have been included under this head, and even though they are said to be non-justiciable, these principles are expected to guide the governance of the country. So they are moral precepts by the constitution to the government of the times. फिर है fundamental duties. That 42nd amendment of the constitution among other things added a new part to the constitution under the head of fundamental duties, and it laid down a code of 10 duties for all citizens of India, in as much there can be no rights without corresponding duties, and the rights of the citizens have no meaning without the respect for the political obligations of the citizen toward the state. However, it is unfortunate that the code of fundamental duties of the citizens have not been accorded the importance that it deserves. ये एक बड़ी ख़राब चीज़ रही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ राइट्स पे तो इतना फोकस किया जाता है पर कोई ड्यूटी पे फोकस नहीं करता, और जब लोग ड्यूटीज़ पे फोकस करने लगेंगे तभी हमारे देश का उद्धार होगा. पर हमारे यहाँ तो सभी लोग कहते हैं भाई राइट 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 राइट, हमारा ये राइट हमारा वो राइट, ड्यूटीज़ की कोई बात ही नहीं करना चाहता. बाय द वे दे आर 11 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, 10 नहीं है 11 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं. ठीक है, 11वीं 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है. 42nd अमेंडमेंट तक 10 थी, जो 11वीं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी वो ऐड की गई है बाय योर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है,
So in total now we have 11 constitutional duties. फिर है citizenship, hotly debated issue है हमारे टाइम का. ये भी एक यूनिक फीचर है that in keeping with the aim of building an integrated Indian fraternity and a united nation, the founding fathers provided one single citizenship despite the federal structure. अब आप यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, पर हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप. इन द फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए एंड स्विट्जरलैंड देयर इज डुअल सिटीजनशिप. दैट इज that the federal or national citizenship and the citizenship of the state where the person is born or permanently resides are different. Unlike the US, there was to be no separate citizenship of the union and states, and all the citizens are entitled to the same rights all over the country without discrimination. तो जब हम कहते हैं ना कि ये फला यूपी का है या ये फला बिहार का है या ये फला तमिलनाडु का है, एक्चुअली हम लोग खुद ही एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं. प्रॉपरली वी आर ऑल इंडियंस. हमारे यहाँ कोई स्टेट ऑफ बिहार या यूपी को लेके कोई सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है. तभी तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज वी मे लाइक अंडर आर्टिकल 19, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, वी आर ऑल इंडियंस. हम लोग स्टेट में डिवाइडेड नहीं है. एक तो हर आदमी गली मोहल्ले स्टेट लोकेलिटी को लेके एक दूसरे का डिवीजन क्रिएट करते रहते हैं, तो कैसे यूनाइटेड रहेंगे? खैर, फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो सबसे यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है. लिटरली मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी जुडिशरी वर्ल्ड की सबसे ताकतवर जुडिशरी है. अगर वो चाह गई कुछ करना, मतलब लिटरली चाह गई कि वो अड़ जाएगी पर ये करवा के रहेगी, तो फिर उसे स्टेट की तो कोई ताकत नहीं रोक सकती. इम्पॉसिबल है उसे रोकना. फिर सो द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हायर जुडिशरी को, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनको पावर दिए जुडिशियल रिव्यू की, और उनको एक सिंगल इंटरग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर में रखा है. हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है ना, यूनिटरी इन नेचर है. जैसे स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं और यूनियन लेजिस्लेचर होती है और पार्लियामेंट. पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट. सो एंटायर जुडिशरी इज वन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. It not only adjudicates disputes and acts as the custodian of the individual rights and freedom, but may also from time to time interpret the constitution and review the legislation to determine its wires as against the constitution. ठीक है, मतलब उस एक्ट की वायर्स की क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आ रहा है. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और उसकी जो टेरिटरीज हैं उसको लेके भी प्रोविजन है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. तो अब जब आप आर्टिकल 1 to 4 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इट कंटेन्स अ सेल्फ कंटेन्ड मैकेनिज्म फॉर अफेक्टिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन द यूनियन ऑफ इंडिया. तो मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो स्टेट ऑफ यूपी को 5 भाग में तोड़ दे. स्टेट ऑफ यूपी फिर ये नहीं कह सकता कि अरे हमारा जो स्टेट है उसको उसकी बाउंड्रीज को आप अल्टर नहीं कर सकते, एसेट्रा एसेट्रा. नहीं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी भी स्टेट की गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे जितने भी स्टेट्स हैं ना भाई, अभी पार्लियामेंट चाहे तो उसके दुगने स्टेट क्रिएट कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकती है, किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकती है. पार्लियामेंट अगर अभी चाह जाए तो एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड सबको एक साथ ज्वाइन कर दे, ठीक है, एक ही स्टेट बना दे, चाहे तो कर सकती है. तो याद रखिएगा कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एनी ऑफ द स्टेट इज नॉट गारंटीड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक और यूनिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करता था, आर्टिकल 370. खैर उसका तो हलवा बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जाने दीजिए. फिर एक और क्या यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज. द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment Act 1992 and 74th Amendment Act 1992 have added new parts, that is Part 9 and Part 9A to the Constitution.
and under these two parts 34 new articles from article 243 to 243 ZG and two new schedules, that is schedule 11 and schedule 12 have been added. ये भी एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. तो ऑल इन ऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट भी है और वर्ल्ड में सबसे यूनिक भी है. डोंट यू लव आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आई शोड यू. खैर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा गया है, ठीक है, कि क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कई बार क्या यही हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, इनके कॉन्स्टिट्यूशन, इनके जजमेंट्स, प्रेसिडेंट, सबको रेफ़र किया गया था इन ऑर्डर टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है. बट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू से सो, बिकॉज इट इज़ बेटर टू से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पैचवर्क. कि हमने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और देखा हर जगह पे ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक टेक्निक निकाला, उसके बाद हमने उस प्रोविजन को इंकॉर्पोरेट किया. जो प्रोविजन अच्छा था वो हमने उसे एज इट इज डाल दिया. तो अब एक बताता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, and the cabinet and the prime minister, and also the rule of law has been taken from UK, ठीक है. Second is federal structure and the distribution of subject matter of the legislation has been taken from Canada, that is strong center and vesting the residuary powers in the center. Concurrent list हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया है, और also the use of electoral college in election of the president, nomination of the persons having experience in science or fine arts to the Rajya Sabha has been borrowed from the Constitution of Ireland. Powers of the President, position and duties of the Vice President has been taken from USA. Preamble to the Constitution has been based on the model of American Declaration of Independence and United Nations. Organization and independence of the Supreme Court including judicial review has been taken from USA. Advisory opinion of the Supreme Court has been taken from Canada. Fundamental rights have been taken from USA. Fundamental duties have been taken from Russia. Then USSR था तब है, तो उससे लिया था. अब USSR टूट टाट के रशिया बन गया है. ट्रेड एंड कॉमर्स के जो प्रोविजन, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट का जो पॉइंट है वो हमने इटली से लिया है. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने यूएसए से लिया है, बट इस पे भी डिस्प्यूट है. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के कई जो प्रोविजन ये बोले जाते हैं कि ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है. मेरे हिसाब से प्रॉपरली आप साउथ अफ्रीका ही मेंशन करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. जितने भी ओल्ड एकेडमिक बुक्स हैं वो यूएसए बताते हैं, बट इट इज़ नॉट यूएसए, इट इज़ साउथ अफ्रीका. खैर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो जापान से लिया गया है. एमरजेंसी प्रोविजन जर्मन राइट से लिए गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है. तो अब एक और बार मैं समराइज कर देता हूँ कि किस कंट्री से क्या लिया गया है. ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव वेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाईकैमरलिज्म लिया गया है, ठीक है. मतलब दो हाउसेज होते हैं, उसको बाईकैमरलिज्म कहते हैं. आयरलैंड से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, और मेंबर नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट लिया है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है और वाइस प्रेसिडेंट. रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज हमने वहाँ से लिया है. फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से लिए, जुडिशियल रिव्यू हमने वहाँ से लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने वहाँ से लिया है, और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने वहाँ से लिया है. हाउएवर इट इज़ अ मिक्स ऑफ यूएन चार्टर एज वेल, ठीक है. कनाडा से हमने लिया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट. रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर पे वेस्ट करती हैं, जो यूनियन लिस्ट की आप एंट्री 97 देखिए, रेड विद आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने कनाडा से लिया है. फिर सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर टू द स्टेट, ये भी कनाडा से है. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से है. ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया है. जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, दैट इज आर्टिकल 108, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. यूएसएसआर जो अब रशिया बन गया है, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं. और अकॉर्डिंग टू सम एकेडमिशियंस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो एक्सप्रेस हैं प्रीएम्बल, वो भी हमने वहाँ से लिया है.
बट ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस से हमने कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है। जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और कब वो सस्पेंड हो सकते हैं, पर यही प्रोविज़न जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। साउथ अफ्रीका से हमने इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और जापान से हमने कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया है। वैसे जर्मनी के जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो लिया है ना, द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी, उसको वायमार्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है, ठीक है। अब इसीलिए इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। अब आप हमें बताइएगा, डू यू अग्री विद दिस एक्सप्रेशन और नॉट। अब इतनी सारी चीज़ें बता दी, आपको लग रहा होगा कि क्या कट कॉपी पेस्ट जॉब हुआ है क्या। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं हाँ, बट इट इज़ ऑल्सो अ पैच वर्क, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आप बताइएगा कि आपको लगता है क्या, मुझे सुनना है, जानना है आप लोग का ओपिनियन इस बात पे, इज इट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स और नॉट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल के लेक्चर में देखते हैं और कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।